आज बेटा जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन जो है वो अक्षीय स्थिति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है, इसीलिए आपको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। बहुत शानदार तरीके से आपको समझना है। जहां भी आपको डाउट लगे तो आप बताना। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें विद्युत द्विध्रुव। तो देखो बेटा, विद्युत द्विध्रुव बनाना है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है AB, जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है। इनके बीच की डिस्टेंस 2L, इनकी बीच की दूरी कितनी है 2L। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो देखो बेटा ध्यान से, प्लस Q आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी इसमें, और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये होगी, ठीक है, E2। आपको ये मैं कल बता चुका था बेटा लास्ट टर्न पे कि प्लस Q चार्ज से किसी बिंदु पर तीव्रता हमेशा प्लस Q चार्ज से बिंदु की तरफ होती है, और माइनस Q चार्ज के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता बिंदु से माइनस की तरफ होती है। तो देखो बेटा, ये प्लस Q आवेश है, ये बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो प्लस Q आवेश से बिंदु की तरफ है, देखो, और ये बिंदु से माइनस Q की तरफ है। इन दोनों के बीच में हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे E1 को और E2 को। E1 को हम तोड़ लेंगे, E1 को हम रिजॉल्व कर लेंगे, E1 को हम घटक में तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ते हैं जरा समझाते हैं बेटा तोड़ना। जैसे सपोज मान के चलो ये E1 है और इसको मुझे दो घटकों में तोड़ना है। तो दो घटकों में तोड़ने के लिए हमारे पास दो परपेंडिकुलर घटक कौन कौन से होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मतलब इसको क्षैतिज बोलते हैं, और एक वर्टिकल जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। हम किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में, दो घटकों में तोड़ सकते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वाला जो घटक होगा और ऊर्ध्वाधर वाला घटक होगा, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, मींस 90 डिग्री पर रहेगा। अब इसमें थीटा जिसके साथ बन रहा है, थीटा सपोज मान के चलो क्षैतिज के साथ बन रहा है, तो ये क्षैतिज घटक हो जाएगा बेटा E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। अगर ये थीटा यहां ऊर्ध्वाधर के साथ बनना होता तो यहां cos आता और यहां sin आता। कुल मिला के बात ये है, जहां थीटा बनता है, जहां एंगल बनता है, उस वाली लाइन पर हमेशा cos आता है और दूसरी वाली लाइन पर sin आता है। तो यहां पर हम इस E1 को तोड़ेंगे, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब थीटा ये बन रहा है तो क्षैतिज के साथ थीटा बन रहा है ये, तो भैया ये हो जाएगा E1 cos थीटा और ये हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक है। अब हम इस E2 को तोड़ेंगे, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज हमारा हो जाएगा बेटा E2 cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा बनना है, E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा, बताओ आ गई समझ में। चलिए अब ध्यान से देखो बेटा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो एक दूसरे के बराबर हैं और विपरीत है। अभी हम प्रूव करेंगे ये दोनों बराबर हैं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों एक ही दिशा में, तो परिणामी तीव्रता हमारी कितनी हो जाएगी, दोनों सेम दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी हमारी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम करने वाले हैं स्टार्ट इसकी बेटा थ्योरी। इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं बेटा, तो देखो बेटा AB एक विद्युत द्विध्रुव है, तो हमने यहां लिखा माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और
माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो देखो बेटा, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। जिनके बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। थ्योरी समझ में आ गई बेटा? थ्योरी समझ में आ गई। डायग्राम को देख के ही लिखना है। देखो, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी जो है ना वो 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, फिर देखेंगे दोनों कितनी आती है। जरा देखें, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 K Q/r²। यही तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E1 माना है, तो हमने लिखा E1। अब 1/4πε0 K तो कांस्टेंट है, इसका चार्ज Q था, Q है। अब दूरी देखो, यहां से इस बिंदु की दूरी, तो देखो बेटा पूरी 12 थी, तो आधी कितनी होगी? L। अब ये L है, ये R है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी होगी? R² + L² अंडर रूट में। तो यहाँ R को हटा के क्या कर लेंगे बेटा? √R² + L² का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन। और इसकी जो दिशा है बेटा A से P की तरफ है, E1 की जो दिशा है वो A से P की तरफ है, तो हमने लिखा AP दिशा में। AP दिशा में। बताओ, आ गया समझ में? आ गया ना समझ में? जल्दी बोलो। चलिए, अब माइनस क्यू आवेश के कारण देखो बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E2 = 1/4πε0 K Q। माइनस क्यू में भी बेटा अपन को यहाँ केवल क्यू रखना है, क्योंकि परिमाण लेते हैं, इसकी केवल वैल्यू लेते हैं, साइन नहीं लेते, क्योंकि जो चीज वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें माइनस से सिर्फ दिशा चेंज होती है, परिमाण पर इफेक्ट नहीं करता। तो परिमाण जो है ना यहाँ क्यू लेंगे। अब इनके बीच की दूरी देखो, ये L है, ये R है, तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? √R² + L²। तो इसको भी मैंने लिख दिया √R² + L² का होल स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन। और इसकी दिशा देखो, E2 की कैसी है? P से B की तरफ, तो PB दिशा में। ठीक है, PB दिशा में। अब दोनों के राइट हैंड साइड देखो बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से, तो E1 = आ गया बेटा E2। समीकरण 1 और 2 से E1 जो है वो E2 के बराबर हो गया। अब आप देखो बेटा, E1 E2 के बराबर है, तो E1 sin θ और E2 sin θ भी बराबर होंगे। ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और E1 cos θ E2 cos θ एक ही दिशा में, तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि E1 sin θ
और E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर और प्रकृति में और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता E इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 बराबर है तो मैं यहाँ पे E2 की जगह E1 रख सकता हूँ, तो ये E इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2E1 cos थीटा। हमने यहाँ E2 की जगह क्या रख दिया, E1 रख दिया, तो E1 cos थीटा हो गया 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा समीकरण 3 में E1 का मान तो हमारे पास है, cos थीटा का नहीं है, तो मैं इस त्रिभुज से निकालूंगा POA से। तो हमने निकाला बेटा त्रिभुज POA से cos थीटा इक्वल टू आ गया आधार बटे कर्ण, तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना समझ में आ गया बेटा। अब देखो बेटा समीकरण 3 में E1 और cos थीटा का मान रखने पर, तो देखो बेटा E इक्वल टू आया टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान कितना है, cos थीटा का L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो बेटा समीकरण 3 में 2 रख दिया, E1 का मान ये है हमारे पास, ये पूरा वो रख दिया हमने, फिर cos थीटा का मान ये है तो वो भी रख दिया। अब देखो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो E इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, और ये 2 का मल्टीप्लाई L से तो 2L, ये बच्चा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये बच्चा बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2, रूट को हमने 1/2 लिखा। तो देखो बेटा जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो इस पे घात 1 और इस पे 1/2, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। 1 और 1 प्लस 2 आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, 3/2। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसको बेटा ध्यान से देखो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो P रख दिया इसकी जगह, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा आ गया न्यूटन अपॉन कूलम। अब चूंकि L इज लेस देन R, L बहुत छोटा है R से, तब L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो L स्क्वायर को छोड़ दिया हमने, तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो E इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन RQ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एक दूसरा फॉर्मूला न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, अब देखो बेटा अब हम लिखेंगे यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो वायु या निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन RQ, न्यूटन अपॉन कूलम। इसमें देखो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RQ के, P और RQ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। अगर हम इसमें ग्राफ बनाएं E और R के बीच ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हमेशा याद रखना बेटा E और R। अब ये R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे E की वैल्यू कम होगी, और पावर 3 है तो बहुत कम होगी, तो एकदम से सडनली ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके का। अब देखो बेटा, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध देखो बेटा। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध। तो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में संबंध क्या है बेटा, ध्यान से देखें। हमको पता है अक्षीय स्थिति में हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r3, समीकरण 1। और निरक्षीय में कितनी आई थी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p/r3। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो अक्षीय बटे निरक्षीय इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2। कैसे आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r3, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के p/r3। ये कट गया, ये भी कट गया, तो ई अक्षीय बटे ई निरक्षीय इक्वल टू 2। तो ई अक्षीय इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 इंटू ई निरक्षीय। इसका मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति से डबल होती है।